नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मेजर पूनिया और कपिल मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस मंत्री ने दर्ज कराई है एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा और हरीश खुराना के खिलाफ कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज करा दी। और राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करने से नाराज छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस देव सिंह ने मेजर पूनिया, कपिल मिश्रा और हरीश खुराना के खिलाफ जगदलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैंने जगदलपुर पुलिस स्टेशन में कपिल मिश्रा के खिलाफ राहुल गांधी के विरोध में जानबूझकर अफवाह फैलाने और उनकी छवि खराब करने का ओछा प्रयास करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले गृह मंत्री अमित शाह में दम है तो सातों राज्यों में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए निष्पक्ष कमेटी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 1 महीने के अंदर करौली और जोधपुर में हिंसा भड़क चुकी है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। गुरुवार को उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में हुए दंगे को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर अगर दम है तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाएं और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को शामिल करें। ये कमेटी जांच करे कि करौली के बाद देश के 7 राज्यों में दंगे क्यों भड़के और उसकी जड़ क्या था, उसकी भावना क्या थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जांच के बाद किस रूप में दंगे भड़के की योजना और तमाम बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद आगे दंगे होने रुक जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दोनों उदयपुर में हैं और वो यहाँ 13 से शुरू होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को आए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव का बयान, बोले बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। जहाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की सरकारी उपक्रमों को बेचने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक बयान जारी किया जिसमें बीमा कंपनी को बेचने को लेकर सवाल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि भविष्य की अनिश्चितता व जोखिम से बचाने वाली बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। परिवार वाले ही बीमा की जरूरत व सुरक्षा का महत्व समझते हैं। मध्य वर्ग को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। भाजपा देश को आर्थिक बदहाली के आपातकाल में ले आई है। अखिलेश यादव ने झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मामलों में बीजेपी सरकार पर चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों की यही समस्या है कि उनके मंत्रियों को कई बार उनके शौक के हिसाब से विभाग मिल जाते हैं। अखिलेश ने ये बात तब कही जब ये पूछा गया कि उनसे आबकारी मंत्री ने उनकी तुलना राहुल गांधी से किए जाने के संबंध में पूछा गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस की रैली। प्रतिभा सिंह बोली, उपचुनावों की तर्ज पर विधानसभा में भी हारेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को चौड़ा मैदान में आयोजित रैली से चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनावों की तर्ज पर विधानसभा में भी भाजपा को हराना है और नेताओं और कार्यकर्ताओं से अभी से फील्ड में डट जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि तब तक चैन से नहीं सोना है जब तक पार्टी को सत्ता में ना ले आए। इसी के साथ प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश भर में एकमात्र हिमाचल में ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। भाजपा सरकार रोजगार देने में फेल हो चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की स्थिति बेहतर, यूपी में न्याय मांगने जाओ तो पीड़ित को बना देते हैं आरोपी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा रही है और वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में पीड़िता न्याय मांगने जाती है तो उसके साथ थाने में
रेप होता है और हमारे यहाँ मैं अपने कार्यकर्ताओं पर खुद एक्शन लेती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल अन्य राज्यों से बेहतर है। यूपी में आज लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए जाती हैं लड़कियां तो पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन हाँ हम ऐसा नहीं करते। मैं अपने लड़कों और लड़कियों को भी नहीं छोड़ती अगर वो दोषी है तो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नकली वीडियो प्रसारित करते रहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लाउड स्पीकर से जुड़ी आ रही है। लाउड स्पीकर विवाद पर बोले लालू, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में क्यों जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप मंदिर में पढ़ो ना भाई। लालू प्रसाद ने इसे बहुत गलत बताते हुए कहा कि ये देश का टुकड़ा करने का प्रयास है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लाउड स्पीकर विवाद के बहाने देश के लोगों को इरिटेट किया जा रहा है ताकि लोग रिएक्ट करें और दंगा फसाद हो। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद अब हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल वो दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर हैं। उन्होंने खुद बताया है कि वो कुछ दिन दिल्ली में ही रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि एम्स से छुट्टी के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि मैं अब ठीक हूं, डॉक्टरों की देखरेख में मुझे डिस्चार्ज किया गया है और एक हफ्ते बाद डॉक्टरों ने फिर बुलाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद मैं पटना जाऊंगा। लाउड स्पीकर विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी वाले ऐसे ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुफ्त बिजली पर लगाम लगाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, 1 अक्टूबर से लोगों को मिलेगा ये विकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकार सब्सिडी देगी जो सरकार से इसकी मांग करेंगे। सरकार चुनाव करने का विकल्प सभी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इसका फैसला लिया गया है। सरकार जल्द ही इस पर लोगों की राय लेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने पर भी रजामंदी जारी की है। इस फैसले से दिल्ली के करीब 47.11 लाख बिजली उपभोक्ताओं का उनको फ़ायदा मिलेगा और इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के साथ किसान, कोर्ट परिसर, वकीलों के चैम्बर और 1984 सिख दंगा पीड़ित भी शामिल हैं। कैबिनेट के फैसले की दिल्ली सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों की बिजली मुफ्त है और इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। इधर बीच बीच में कई लोगों के सुझाव भी आते हैं कि योजना अच्छी है, लेकिन वो निजी तौर पर बिजली बिल देने में सक्षम हैं, इसीलिए उनको मुफ्त में बिजली नहीं लेनी है। इसका इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने में करने की उन लोगों की सलाह है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चलो अयोध्या, राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ने भी तैयार की योजना, सियासत गरमाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयानों से सियासत गरमाई हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर हमलावर रहे हैं। औरंगाबाद में लाउड स्पीकर को लेकर उनके बयानों पर विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। अब शिवसेना भी राज ठाकरे को जवाब देने की तैयारियों में जुट गई है। राज ठाकरे के अयोध्या जाने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने 12 मई की तारीख दी थी, पर कम समय में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर उन्होंने अपने अयोध्या दौरे की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आदित्य ठाकरे मई के अंत में अयोध्या जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाने को लेकर विचार कानून व्यवस्था के मुद्दे को गरमाए रखेगी समाजवादी पार्टी। चंदौली जाएंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर बोला है हमला। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को निरंतर गरमाए रखेगी और जहां भी बड़ी घटनाएं होंगी वहां पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल घटनाक्रम पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे सदन में भी रखा जाएगा। और इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को ललितपुर पहुंचे और अब वो 9 मई को चंदौली जाएंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी ने सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है और सड़क से सदन तक संघर्ष का दावा करने वाली सपा ने विभिन्न घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। पार्टी की रणनीति है कि जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इससे जनता में अपनी उपस्थिति बनी रहेगी और कार्यकर्ताओं को भी एनर्जी मिलेगी और इससे एक तरफ संबंधित क्षेत्र में पार्टी के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी तो दूसरी तरफ घटनाक्रम पर प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई, मीडिया रिपोर्ट के तथ्य और परिजनों से बातचीत के तथ्यों को समाहित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी से जुड़े लोग ही बिगाड़ रहे हैं माहौल, कांग्रेस ने राज्य के शांत माहौल को खराब करने के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने राज्य के शांत माहौल और गंगा जमुनी तहजीब को छिन्न भिन्न करने का आरोप भाजपा से जुड़े लोगों पर लगाया है। साथ ही बुरहानपुर की एक प्रतिमा को अंग भंग करने के आरोपी का भी भाजपा के नेता से रिश्ता होने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग राज्य का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री ने बीते 2 मई को बुरहानपुर जिले में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने के लिए सामने आए आरोपी के घृणित चेहरे ने भाजपाई चरित्र को तार तार कर दिया है। यदि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा नेता का रिश्तेदार आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो सांप्रदायिक हिंसा पनप सकती थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगला कदम तय करने के लिए लखीमपुर खीरी में होगी किसानों की बैठक, कहा सरकार का पिछला आश्वासन बना ढकोसला। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी गुरुवार को एक बार फिर विवादों का केंद्र बन जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 किसान संघों के प्रतिनिधि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ जिले में अगले कदम के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर करेंगे। किसान संघ के सदस्यों को भी स्थानीय अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है ताकि मामले में तेजी से सुनवाई हो सके। किसान नेताओं का दावा है कि इस मामले को देखने के सरकार के पिछले आश्वासन के बावजूद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी पद पर बने हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि खीरी हिंसा मामले में टैनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। खीरी कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरजीत सिंह ने कहा कि 4 राज्यों के किसान संघ के नेता 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित लिंचिंग के आरोप में जेल में बंद अपने किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए खीरी में इकट्ठा होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा कांग्रेस ने खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का बजाय बिगुल, कहा अब बीजेपी सरकार के जाने का आ गया है समय। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी समारोह में राज्य की खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल बजा दिया गया है। बेरोजगारी और महंगाई समेत तमाम मुद्दों का हवाला देते हुए नई टीम ने ऐलान किया है कि अब तो इंतहा हो गई, जनता परेशान है और बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लिहाजा अब इस सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के सभी विधायकों की मौजूदगी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ खट्टर सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों पर हर तरह से संघर्ष करेगी। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों पर नंबर 1 बना दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा इनकी दंगे भड़काने की थी योजना, करौली, जोधपुर और रामगढ़ था अगला निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला और आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और आरएसएस एजेंडा तय कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि वो एजेंडा तय कर रहे हैं और वो करौली, जोधपुर और रामगढ़ में दंगे भड़काने की योजना बना रहे थे। हमने समय पर कार्रवाई की और उसके कारण केवल छोटी छोटी घटनाएं हुई, लेकिन हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और किसी को नहीं बख्शेंगे। हम राज्य में हिंसा नहीं होने देंगे, आरोपी भागते फिर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हमने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, इनकी हरकतों का मुकाबला करेंगे। और इससे पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी को राजस्थान में शांति हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो कांग्रेस और राज्य सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में लगी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा जारी, 24 घंटे में 3275 नए
नए केस मिले, 55 मरीजों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,275 नए मामले दर्ज किए गए और इसके अलावा देश भर में 55 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,975 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 19,719 हो गई है, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.05% है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने जनता को दिया एक और झटका। कोयला संकट के चलते 1100 ट्रेनें रद्द करेगा रेलवे, लोगों की बढ़ी परेशानी। जी दोस्तों, देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। इससे यात्री समेत व्यापारी वर्ग भी परेशान है। देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। रेलवे ने इससे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने 15% अतिरिक्त कोयले का परिवहन कर रही है। और आपको बता दें कि इसी सिलसिले में रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों ट्रेनें शामिल किया गया है और एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप्स रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के अनुसार इन गाड़ियों को इसलिए रद्द किया गया है ताकि थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई किया जा रहा कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से रास्ता दिया जा सके, जिससे कोयला समय पर पहुंच सके। रेलवे ने इससे पहले भी अगले 1 महीने तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा, 20 लोग किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है और इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हथियारों का जखीरा मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर का ऐलान, पार्टी नहीं बनाऊंगा, बिहार में करूंगा 3000 किलोमीटर की पद यात्रा। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर के अगले कदम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उसे उन्होंने खत्म कर दिया। चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। इसके साथ पीके ने बताया कि वो बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बोले कि 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ सकते हैं दूध तेल के दाम, महंगाई अभी और सताएगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक स्थिति के कारण दुनिया के बाजारों में खाने के सामान के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं, जिसका असर घरेलू बाजार में भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महंगाई का दबाव बना रह सकता है, यानी आगे महंगाई और बढ़ने की आशंका है। बिना किसी तय कार्यक्रम के मौद्रिक नीति समिति की 2-4 मई को हुई बैठक के बाद आरबीआई ने बुधवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस साल अप्रैल में मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति को लेकर जो अनुमान जताया था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दलित नेता जिग्नेश मेवानी का बीजेपी पर बड़ा हमला, असम से लौटने के बाद सरकार को कह डाला निकम्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दलित नेता एवं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग 2 हफ्ते बाद मंगलवार को गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे निकम्मा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया जब राज्य के एक विधायक का अपहरण कर लिया गया और यहां
वहां से ले जाया गया था। अहमदाबाद पहुंचने के तुरंत बाद मेवानी ने एक सभा को संबोधित किया। मेवानी ने ऊना तहसील में दलितों के खिलाफ दर्ज मामले, राज्य के अन्य आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लेने और पुलिस कर्मियों के लिए ग्रेड पे एवं अन्य विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं किए जाने पर 1 जून को गुजरात बंद का आह्वान करने की चेतावनी दी। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।